बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली आवाज़ को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों बरा सलाम। आज प्रोग्राम के मेहमान चौधरी मोहम्मद सईद, साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर, उम्मीदवार कानून साज असम्बली LA-3 मीरपुर आज़ाद कश्मीर, चौधरी सईद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चौधरी सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। 2016 के इंतखाबात में पहली बार आज़ाद कश्मीर मीरपुर हल्का 3 से उम्मीदवार असम्बली थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को आपने शिकस्त दी। वज़ीर हुकूमत मुंतखब हुए और बाद में आपको नायल भी कर दिया गया। 2016 का पहला एक्सपीरियंस था। पहले एक्सपीरियंस के बाद चूँकि 5 साल आप वज़ीर रहे, अब तामीर व तरक्की के बाद जब 2021 में दूसरा इलेक्शन लड़ने जाएंगे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को, तो अपने आप को किस जगह पर देखते हैं? शुक्रिया। पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि 2016 का इलेक्शन मैंने बड़ी भारी अक्सरियत से जीता। यहाँ समझा जाता था कि शायद बैरिस्टर सुल्तान नाकाबिल शिकस्त हैं। ये मिथ मैंने तोड़ दी और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की आंखों में एक चमक आई कि मीरपुर में कोई ऐसा शख्स भी है जो ये फ़तह हासिल कर सकता है, जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखी मिल गई। बाद में बदकिस्मती से कुछ हालात ऐसे बने जिसमें कोर्ट डिसीजन आया और कोर्ट डिसीजन में मुझे 5 साल के लिए नायल कर दिया गया। उसके ख़िलाफ़ मैं रिव्यू में गया और इसको उसी हद तक कर दिया जिस हद तक मैं पहले भुगत चुका था और मुझे अहल करार दे दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, और उस की बिना पर मैं अब इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 2019 में जो बात हुई, मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है, उसका सियासी एक्सपीरियंस जो है उसकी उम्र ही बैरिस्टर सुल्तान के उससे कम है, और उस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर से लोग यहाँ उमड़ आए। एक हड़बूंग सी सूरत हाल थी। हम इलेक्शन नहीं आ रहे, लेकिन बड़े ग्रेसफुली हमने उस को एक्सेप्ट किया और कहा कोई बात नहीं, और आगे चल पड़े। 25 नवंबर को इलेक्शन हुआ और 26 नवंबर को मैं सड़क पर था लोगों की खिदमत के लिए। हमारा जज्बा यही था, हमारी कोशिश यही थी, हमारा ये कहना था कि हम लोगों को जो है यहाँ पे सहूलियात फराहम करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। कहीं ये नहीं था कि MLA बन के ही करेंगे और MLA रह कर ही करेंगे। अल्लाह ताला ने वो ये जो 20 महीने हैं, आपको मैं बताऊं कि इसमें जो रवायत है उनकी मशहूर के वो इलेक्शन जीत कर भी भाग जाते हैं यहाँ से और हार के भी भाग जाते हैं। तो हार के जीत के भी वो यहाँ से चले गए और कोई 19 माह हो गए, 1 सवा महीने से वो हल्के में पाए जाते हैं और अब मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके वो लोगों के पास हाज़िरियाँ लगवा रहे हैं। चौधरी साहब 2016 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से जिन लोगों ने सपोर्ट की थी, इस वक्त भी वो आपके साथ मौजूद हैं या उनमें से कुछ लोग छोड़ के आपको चलेगी? देखिए, सियासत में लोग ऊपर आते नीचे जाते रहते हैं, लेकिन मैं एक आपसे अर्ज़ करूं कि मुझे अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक भारी तादाद उन लोगों में से है और एक बड़ी तादाद खामोश वोटर की है जो ये समझता है, अगर आपने और आपके कैमरे की आँख ने देखा हो कि शहर 2016 में क्या था और आज क्या है। हमने अल्लाह ताला के फज़ल करम से शहर की हालत बदल दी है, और अगर पूरे 5 साल मिलते तो आप देखते कि हमारे 6 वादे थे लोगों के साथ कि जी मीरपुर की सड़कें जो खंडरात थी उनको डेवलप किया जाएगा, नई बनाई जाएगी और कार्पेटेड रोड बनाएंगे। और अब कोई सड़क ऐसी नहीं बचती जो ज़ेर ज़मीन। ये जो हमारी अल्लामा इकबाल रोड है, मियाँ मोहम्मद रोड है, कोटली रोड है, इसके टेंडर्स हो चुके, वर्क आर्डर जारी हो चुके, चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। चौधरी साहब, दौरे इक़्तिदार में इन 5 सालों में मीरपुर शहर के लिए जो आपने अहम इक़दाम किए, बड़े काम किए, उनको अगर मुख्तसर स्ट्रीमलाइन करना चाहें तो किस तरह करेंगे? यही मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारे 6 वादे थे। एक रोड नेटवर्क का था, वो आपने देख लिया, कर दिया। दूसरा हमारा था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेहत की सहूलियात हैं, तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से बिल्कुल नया एक अस्पताल बनाया जो अब मुकम्मल होकर ज़ेर इस्तेमाल है। इसके अलावा दिल का अस्पताल, जहाँ दिल के अमराज की तशख़ीस और इलाज उसके का वो बनाया, और वो एक यहाँ पे मुखैर साहब थे जिन्होंने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कायम किया, तो उसके जो बाकी लवाजमात थे 20 करोड़ रुपए की एक खती रकम से वो मुकम्मल किए। अभी 86 करोड़ रुपए का एक दूसरा अस्पताल मंजूर हुआ जिसकी CDC हो गई, अगले दिनों में वो टेंडर हो जाएगा और एक और अस्पताल बन जाएगा 300 बेड का। तो मीरपुर में सफिशेंट बेडिंग होगी पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे। इसके अलावा लेबॉर्ट्री को ठीक किया, बाकी चीज़ें ठीक की, और अब मैं आसानी से कह सकता हूँ कि हमारी जो सेहत की सहूलियात हैं, एमरजेंसी की सारी मेडिसिन फ्री कर दी। 1.5 करोड़ रुपए के लगभग एमरजेंसी मेडिसिन फ्री दी जाती हैं सालाना, और इसके अलावा डायलिसिस सेंटर को अपग्रेड किया। ये दूसरी बात। तीसरी बात हमारी थी कि जी हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे।
एक दफ़ा राजा फारूक हैदर यहाँ तशरीफ़ लाए तो स्कूलों की हालत देखी, हमारात बहुत पुअर थी। अल्लाह ताला के फज़ल करम से 3 नए स्कूल यानी अपग्रेड किए और 10 स्कूलों में जो एकोमोडेशन है, वो कमरे हैं, वो बढ़ाए ताकि हमारी बच्चियाँ बच्चे महफूज जगह पे। बच्चियों के जितने स्कूल हैं उनमें टॉयलेट्स बनाई और इसके अलावा बच्चों के स्कूलों में 4 बसेस फराम की कॉलेजेस में, और बसेस लड़कियों के स्कूलों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि बसेस फराम कर सकें ताकि हमारी बच्चियाँ आसानी से स्कूल। ये हमारा तीसरा वादा। चौथा वादा था कि सीवरेज के सिस्टम को मुकम्मल करेंगे और नया जो सिस्टम है इसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे। अल्लाह ताला के फरम से ये भी मुकम्मल कर दिया है। चौथा वादा था कि पीने का साफ़ पानी हर घर में अवेलेबल होगा। आज मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ, मुझे 30 से 50 कॉलें डेली आती थी, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। आज अल्लाह ताला के फज़ल से हर घर में पानी पहुँच रहा है, तमाम ट्यूबवेल्स ऑपरेशनल हैं और इसके लिए हमारे कारकुनान ने भी कुर्बानी दी। वो जो हमारा मेंटेनेंस का बजट आता था उसको हमने मेंटेनेंस पे खर्च किया और उसको मेंटेन करके सिस्टम को अपग्रेड करके अल्लाह ताला के फज़ल से ये भी ठीक है दिया। पांचवा हमारा वादा था कि जो बिजली की वोल्टेज कम है उसके लिए वो जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो लगाएंगे। 1947 से 2016 तक जितने ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, 2016 से 2021 तक हमने इतने ट्रांसफार्मर लगाए हैं और अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी कि बिजली के निज़ाम को हमने स्टेबलाइज़ कर दिया। अब बड़ी हद तक लोगों की शिकायत दूर हुई और मेंटेनेंस का पैसा वहाँ पे भी मेंटेनेंस पे खर्च करते हैं। अभी खुदा ना करे कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो ये नहीं होता कि जी तार के लिए लोग पैसे इकट्ठे करें, जो कॉपर वायर जो होती है रीवाइंडिंग होती है उसके लिए वो सरकार का काम है और मैनी टाइम्स वो फॉलो करते हैं। अभी जो पिछला बजट था इसमें हमने जो गाड़ियां हैं, ये जो ट्रांसफार्मर्स उतारने और रखने वाली 2 और ख़रीदी हैं, 2 जो है ना लैडर पिकअप्स ख़रीदी हैं जो साइड पर जाएं। तमाम इक्विपमेंट लाइनमैन के लिए नया ख़रीदा है जिससे उसकी जान को महफूज बनाया जा सके। ये बिजली जो साहब हुकूमत में रहते हुए वज़ीर आज़म से या हुकूमत वक्त के नुमाइंदान से गिले शिकवे भी होते हैं, अदावतें भी होती हैं, राजा फारूक हैदर साहब से कोई शिकवा नहीं? मेरा ख्याल है राजा साहब जो हमारा सिस्टम है ना, पोलिटिकल सिस्टम है, उसमें अच्छे ईमानदार और मुझे ज़ात पर कोई शिकवा नहीं है और ऑडियंस देते रहे, हमारी बात सुनते रहे, बड़ी हद तक कंपनसेट भी किया। लेकिन सिस्टम इस तरह का है जिसको कोई बहुत बड़ा वो तब्दीली नहीं ला सके। उनकी जो तवज्जो रही, उन्हें 4 चीज़ें मेजर की यहाँ पे। एक, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए, आज़ाद कश्मीर के लोगों को वो शहरी हकूक़ दिए जो पाकिस्तान के लोगों को तो हमारे पास नहीं थे। सही बुनियादी हकूक़ उनके, जो हमारा एक्ट था उसको आइन में तब्दील कर दिया। हमारा जो फेडरल डिविजिबल पूल में शेयर था उसको बढ़ा के हमें माली खुद मुख्तारी दिलाई। यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाए। बल्दियाती इदारों के इलेक्शन नहीं करा सके, ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन बाकी चीज़ों को जो एडमिनिस्ट्रेशन लगाया उनके ज़रिए लोकल बॉडीज़ के जो मुतल्लिका चीज़ें उनको बेहतर किया। अब 100% कारकर्दगी तो मैं नहीं कह सकता कोई दे सकता है, लेकिन जिस दलेरी से उन्होंने अपना इकनॉमिक एजेंडा डिलीवर किया और जो उन्होंने कश्मीर कॉज पे मौक़िफ़ बनाया और लोगों की जो कश्मीर से मुतल्लिक हैं उनके साथ बैठकर बराबरी की सतह पर बात की और अपना केस प्रेजेंट किया, जिसको हर तबका फ़िक्र, वो उनके नुक्ता नज़र से मुतफिक हो या ना हो, लेकिन हर तबका फ़िक्र उसको अप्रिशिएट करता है कि राजस्थान ब्रदर। ओवरऑल अगर मुझे ज़ाती इस में कोई शिकायत है भी तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उनकी परफॉर्मेंस से, मैं अलबत्ता ये ख्वाहिश ज़रूर रखता था कि मैं प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ, मेरे पास बहुत सारा ऐसा एजेंडा है जिसको इम्प्लीमेंट करने से हमारे इदारे बिलखसूस MDA, MDHA, बल्दिया मीरपुर खुद मुख्तार और बेहतर परफॉर्म कर सकती है, जहाँ लोग डिलीवर दोबारा आपको अवाम इक़्तिदार में भेजती है तो उस पर अमल दरामद करेंगे। मेरा एजेंडा वही है। मेरा एजेंडा कोई झंडा नहीं है, कोई पुलिस का रोबदाब नहीं है, कोई हूटर बजाती गाड़ियाँ नहीं हैं। मेरा एजेंडा ये है कि ये शहर के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, ये अगर आप नया मीरपुर बनने के बाद 1967 में मैं ख़ुद यहाँ इस घर में आया और इसी मोहल्ले में नज़दीक वाले घर में थे हम, ये नया बना फिर तो 1967 के बाद अगर इस बड़े पैमाने पर शहर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के पीने में बेहतरी, सीवरेज सिस्टम को बेहतर किया गया है, तो ये इट इज़ हैपनिंग समवेयर आफ्टर 50 ईयर्स। तो ये राजा फारूक हैदर की सपोर्ट और अल्लाह की
ब्लेसिंग थी। चौधरी साहब 2011 से 2016 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार रहा। वज़ीर आज़म मीरपुर डिवीज़न से चौधरी अब्दुल मजीद रहे। 2016 से 2021 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार रहा। 2016 से 21 तक के इक़्तिदार में एक लंबे अरसे तक आप वज़ीर भी रहे। हुकूमत के साथ आपने आवाम के साथ जो आपने वादे किए उस पर किसी न किसी हद तक आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं, चीज़ें नज़र भी आती हैं। लेकिन एक शिकवा दोनों हुकूमतों से रहा कि मुतासरीन मंगला के मसाइल जूं के तू हैं, वो ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हल करवाए और ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हल करवाए। कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अपने वसाइल से सही 1 अरब और 10 करोड़ रुपया सिर्फ मीरपुर न्यू सिटी में लोगों की वेलफेयर पे खर्च किया। उनकी जो रिमेनिंग वर्क्स थे वो मुकम्मल करके दिए। 4 करोड़ रुपया जो लैंड सिंक हुई, ज़मीन बुर्द हुई, उसमें कंपनसेशन दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कंपनसेशन है। थोड़े घर थे, 15-16 घर थे और 78 लाख रुपए तक नेचुरल क्लैमिटी जिसको कुदरती आफात कहते हैं उसके सिलसिले में जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी, पहले 1.5 लाख रुपया थी और बाद में वो 3 लाख हुई। सही। तो हमने 78 लाख रुपए तक पे किया, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत ने आगे बढ़कर ये सारे काम किए। इसके अलावा हमारे हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 25 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो न्यू सिटी में गैस की सप्लाई के लिए दी। तो ये लगभग टोटल 5 सालों में 1 अरब 50 करोड़ 150 करोड़ रुपए खर्च किए। तो ये नहीं कह सकते आप कि ये वहाँ के उनके। इसके अलावा जो वहाँ का एक बड़ा मसला वो ज़ैली कुंबाजात हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं। तो उसकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ जो उन लोगों की फैमिलीज़ हैं जो किसी वजह से एक घर में 3 लोग रहते थे, 3 जवान थे, शादीशुदा थे, बच्चे थे, तो अब नए घर में वो सारे एक जगह नहीं रह सकते। तो गवर्नमेंट ने वादा किया उस वक्त कि हम आपको एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को ज़ैली कुंबाजात तस्वर करते हुए प्लॉट फराहम करेंगे। उसके लिए ज़मीन भी का असूल भी हो गया है। उसके लिए तयन करना है कि कितने लोग ज़ैली कुंबाजात, उसके लिए बेसिक पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे तय हो गए हैं मुतासरीन से भी और गवर्नमेंट से भी, वो नोटिफाई भी हो गए। अब अगला फेज़ है उसका कि उसकी डेवलपमेंट, उसके लिए भी हुकूमत ने फ़ंड फराहम करने का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने मौका दिया और मुझे हिम्मत हुई, अल्लाह ने हिम्मत दी, तो मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें डेवलप करके उनको। चौधरी साहब आपके मद्दे मुकाबल LA3 मीरपुर शहर से एक उम्मीदवार का नाम है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, साबिक वज़ीर आज़म है। दूसरे उम्मीदवार का नाम है चौधरी मोहम्मद अशरफ। आप अपना मुकाबला किस उम्मीदवार के साथ देख रहे हैं? अल्लाह के फजल से दोनों इस दौर में बहुत पीछे हैं। बैरिस्टर सुल्तान जो है वो ववेला कर रहे हैं, शायद उनको हराने की साजिश हो रही है। बेसिकली ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। हमें अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि शायद लोग असेस करते हैं बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर, हम कुछ चीज़ें नहीं भी डाल रहे। उसकी वजह यह है कि मकामी तौर पर लोग इस मुसीबत से निजात हासिल करना चाहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में रोज़ लोग आते हैं जो पहले हमारे पास नहीं थे। सही। मैं 22 ऐसे बड़े ग्रुप्स शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो अगले दिनों में, एक तो इंशाल्लाह आज शाम को हमारा जलसा है और वो क्लियर हो जाएगा, नज़र आ जाएगा कौन लोग हैं वो। मैं 22 लोग उंगलियों पर गिन कर बता सकता हूँ जिनके पास, हर एक के पास 200-250 वोट्स हैं, बड़े ग्रुप्स हैं। तो लगभग 5000 एडिशनल वोट्स की सपोर्ट हमें। चौधरी साहब, तो बैरिस्टर साहब हर तकरीर में ये बात क्यों कहते हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर का कन्फर्म वज़ीर आज़म हूँ? वज़ीर आज़म बनने के लिए तो उनको हल्के से जीतना पड़ेगा। मेरे भाई, अगर वो ये आइडिया सेल नहीं करेंगे तो फिर तो उनको कोई वोट ही नहीं देगा। वो वजारत उज़्मा को सेल कर रहे हैं। देखें, मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँ कि ये सफ़र शुरू हुआ आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से और 8 जमातें बदलने के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और वहाँ भी उनकी वक़्त का ये आलम है कि बहुत सारे इजलासों में उनको बुलाया नहीं जाता। तो जब बुलाया नहीं जाता तो फिर आप समझें कि उनको कोई अहमियत नहीं दे रही और कोई प्राइम मिनिस्टरशिप का चक्कर नहीं है। उनकी जमात के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं और लोग जो हैं, वजारत उज़्मा की रेस में तो 4 लोग हैं इस वक्त। सही। और हर एक ये कह रहा है कि लोगों को कसमें खा के यकीन दिला रहा है कि मैं वज़ीर आज़म, अपना इमरान खान ने मुझे डिक्लेयर नॉमिनेट किया हुआ है। सही। तो इनमें से मैं आपको मतलब, मुझे
आज़ाद कश्मीर से 2016 के इलेक्शन की तरह इनकी कोई सीट नज़र नहीं आ रही। मैं सारे बड़ी संजीदगी से बैठ के देखता हूँ, एवेलुएट करता हूँ, तो मुझे कहीं लगता नहीं है कि उनकी कोई चौधरी साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पर मीरपुर डिवीज़न और पूरे आज़ाद कश्मीर से सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान से पैसे लेकर टिकट जारी किए। चूँकि आपके मद्दे मुकाबल भी हैं, आप जानते भी हैं, तो आप अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं वो इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं? मैं इस बारे में कमेंट्स नहीं कर सकता, ये उनका ज़ाती अमल है, या जिसने दिए वो बता सकता है। मैं खामखा इस पर मैं किसी बात का गवाह नहीं हूँ, मुझसे किसी ने पूछ के नहीं दिए। ये पर्सनल और इंटरनल मामला अगर उन्होंने लिए हैं तो। चौधरी साहब, 2016 में आप मेंबर असम्बली मुंतखब हुए और 5 साल आप मीरपुर शहर में रहे, आवाम के बीच रहे। इस तरह भी होता है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की ज़्यादा ज़िंदगी इस्लामाबाद में गुजरी, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप आने वाले वक्तों में अगर अपोजिशन का सामना करना पड़े तो आप इस्लामाबाद में रहेंगे? अगर आपको अवाम मुंतखब कर दिया तो आप मीरपुर शहर के लोगों में रहेंगे? मैं क्यों इस्लामाबाद में रहूँगा? मेरी रूट्स हैं यहाँ पे, मेरा घर है। बैरिस्टर सुल्तान का तो चूँकि ना यहाँ घर है, वो रेस्ट हाउस में आके रहते हैं और चले जाते हैं। मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, या मेरा पोता और पोतियाँ नवासियाँ यहाँ पढ़ती हैं, स्कूल हैं जिनमें जाती हैं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, मेरे ये लोग हैं जो मुझे इज़्ज़त दे के वहाँ पहुँचाते हैं, तो मैं इनको छोड़ के क्यों जाऊँगा? कोई वजह ही नहीं है। मेरे पास इस्लामाबाद में घर है, नो डाउट, मैं कभी कभार जाके रहता भी हूँ। मैं कभी किसी सरकारी गेस्ट हाउस में नहीं रहा। इस्लामाबाद क्यों, मेरा अपना घर है, लाहौर मेरा घर था तो मैं वहाँ अपने घर में रहता था। तो ये जो बातें हैं ना कि जी मैं छोड़ क्यों चला जाऊँगा, मुझे तो समझ नहीं आती है। देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन कि जी जिसका रूट्स यहाँ पे है, जिसका घर यहाँ पे है, जो यहाँ रहता है, यहाँ से क्यों दूर हो गया? मेरा कारोबार भी यहाँ पर है, सारा कारोबार यहाँ पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बारे में अगर कमेंट करना चाहें, मुख्तसर तरीन कमेंट, तो क्या करेंगे? बदकिस्मती से वो इसको जो मुल्क चलाने को एक क्रिकेट टीम और एक मुख्तसर सा जो ग्राउंड होता है उस वो समझ कर खेलने के लिए उतरे। उनके पास कोई टीम नहीं थी, ये सब लारा लपा था कि हमारे पास 200 लोग एक्सपर्ट हैं, हम ये कहते हैं। जब हुकूमत बनानी पड़ी तो सारे किराए के लोग, अब्दुल हफीज़ शेख, शौकत तरीन, दाऊद, फैसल, ये जो डॉक्टर फैसल हैं, इससे पहले वो नदीम बाबर, वो जो एक हेल्थ के थे, या वो जो खातून हैं जो लाहौर आजकल होती हैं, वो जो मर्द नमा खातून हैं, फिरदौस आशिक अवान, ये सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, जर मुशर्रफ के साथ भी थे। इनकी अपनी टीम में जो विज़िट था जिसके बारे में बड़ी बातें सुनते थे, वो असद उमर, प्राइवेट सेक्टर में नो डाउट मैं उसका बड़ा मुतरफ हूँ, लेकिन पब्लिक सेक्टर में आके वो परफॉर्म नहीं कर पाए। चौधरी साहब, आखिर में शहर मीरपुर के रहने वाले लोगों के लिए और सुनने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये देखें, 25 जुलाई को आपने अपनी 5 साल के, अगले 5 साल के लिए अपनी किस्मत का फ़ैसला करना है कि आप तरक्की चाहते हैं या आप वापस उस दौर में लौट के जाना चाहते हैं जो 21 जुलाई 2016 से पहले था। आप अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं या आप उनको बेरोज़गार देखना चाहते हैं। आप अपने यहाँ बिजली, पानी और जो सेहत का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम, उसको बेहतर देखना चाहते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ शर्मिंदगी नहीं है पिछले 5 साल में जो हमारी परफॉर्मेंस रही है। लोग उसको देख कर अगर फ़ैसला करें तो यकीनन हमारे हक़ में होगा, और यही मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरिट पर देख कर फ़ैसला करें कि किसने इस शहर के लिए डिलीवर किया। साबिक़ वज़ीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर, उम्मीदवार कानून साज असम्बली मीरपुर LA3 चौधरी मोहम्मद सईद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस गुफ्तगू को आप किस एंगल से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान सदाम रियाज को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की और सांसों ने साथ दिया, तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।